वेलकम टू A1 IS इंस्टीट्यूट। दिस साइड जी कुमार। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, दैट इज पोस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया स्ट्रगल में। तो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट सिविल disobedience movement. So as we know from our previous class, May 1934 को CDM suspend हो गया। CDM got suspended। October 1935 गांधी जी resigned from कांग्रेस मेंबरशिप। गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, यानी कि कांग्रेस मेंबरशिप से रिटायरमेंट ले लिया, कांग्रेस मेंबरशिप को रिजाइन कर दिया। बट स्टिल कंटिन्यूड his work for masses, यानी कि मासेस के लिए अभी भी वो काम करते रहेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है मासेस के लिए। एग्जाम्पल हरिजन के वेलफेयर के लिए, खादी को प्रमोट करना, स्वदेशी को प्रमोट करना, ये सभी चीज के लिए गांधी जी अभी भी बने रहेंगे। बट गांधी जी ने कांग्रेस मेंबरशिप को रिजाइन कर दिया। समझ गए? तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। एंड उसके बाद देखेंगे 1934 को ही 1934 को ही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी विद इन INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही एक नया पार्टी बना, दैट इज सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और ये पार्टी पूरी तरीके से अपने सोशल वैल्यूज के लिए जाने जाएंगे। फाउंडेड बाय हुम? फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव एंड मदन मोहन मालवीय। करेक्ट? तो इन्होंने क्या बनाया? सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाया, बट INC प्लेटफॉर्म के अंदर ही। समझ गए? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और ये सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा वर्कर्स के लिए एंड पीजेंट्स के लिए भी। अब इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट ब्रिटिश का। समझ गए? ब्रिटिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। तो इसमें समझते हैं, based on number 1 Nehru report, based on Nehru report of 1928, यदि प्रिसाइजली कहा जाए तो अगस्त 1928, साइमन कमीशन रिपोर्ट में 1930, white paper based on outcomes of all राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑल राउंड कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने
चर्चा किया है। तो आउटकम्स ऑफ ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लस लोथियन रिपोर्ट, लोथियन रिपोर्ट कब की बात है? 1933। तो आउटकम्स ऑफ, अब जहां तक देखा जाए थ्री कॉन्फ्रेंस का, तो ये स्टार्ट हुआ 1930 से लेके 1932 तक 3 कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उसके बाद लोथियन रिपोर्ट, तो लोथियन रिपोर्ट ये भी अराउंड वही 1932 टू 1933। ये सभी रिपोर्ट, ये सभी जानकारी कहां पहुंचा? पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो वहां का जो लोअर हाउस है उसके पास सभी कुछ पहुंचा। एंड फाइनली दे प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ब्रिटिश सरकार का अभी तक का सबसे बल्कीएस्ट डॉक्यूमेंट है ये, सबसे बल्कीएस्ट एक्ट है ये, समझ गए? हाँ। तो ब्रिटिश पास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये सबसे बल्कीएस्ट डॉक्यूमेंट है, बल्कीएस्ट डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश का इन इंडिया। और ये हमारे लिए भी आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, समझ गए? तो अब देखेंगे यहां से हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स of Government of India Act 1935. Number 1, proposal of setting All India Federation। यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन सेटअप करने का प्रपोजल था। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब है ब्रिटिश का प्रोविंस भी रहेगा जी, ब्रिटिश का, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस भी रहेगा उसमें, प्लस ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस प्लस प्रिंसली स्टेट, प्लस प्रिंसली स्टेट्स। बट प्रिंसली स्टेट के लिए वॉलेंट्री दिया गया था, कंपलसरी नहीं था ज्वाइन करना, ठीक है? प्रिंसली स्टेट के लिए क्या था? ये वॉलेंट्री था, वॉलेंट्री टू ज्वाइन। तो जाहिर सी बात है कोई अपना सॉवरेनिटी खोना नहीं चाहेगा, इसलिए प्रिंसली स्टेट नेवर ज्वाइंड फेडरेशन। तो जब प्रिंसली स्टेट ने फेडरेशन ही ज्वाइन नहीं किया, तो इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन कभी मेटरलाइज ही नहीं हुआ, भारत में कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं। So hence, since princely state did not join the federation, so all India Federation did not came into effect, did not materialize। ये बन के तैयारी नहीं हो पाया और ये पेपर में ही रह गया जी, समझ गए? तो फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर देखेंगे हम लोग, दैट इज एबुलेशन ऑफ, यानी कि रिमूवल ऑफ डायरकी, रिमूवल ऑफ या एबुलेशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के हिसाब से डायरकी को प्लेस्ड किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको हटाने का बात है। ये हटाने का मतलब क्या हुआ जी? ये हटाने का मतलब वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि अब प्रोविंस क्या है, इंडिपेंडेंट होके काम कर पाएगा। और ये पावर
प्रोविंस पावर डिराइव करेगा फ्रॉम क्राउन, नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये पावर कहां से डिराइव करेगा? प्रोविंस पावर डिराइव फ्रॉम क्राउन। समझ गए? और हाँ, यहां तो डायरकी खत्म कर दिया गया प्रोविंसेस से, बट ये कहा गया कि डायरकी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, सेंटर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट रियलिटी में कभी ये चीज मेटलाइज नहीं हुआ, बट इन रियलिटी नेवर मेटलाइज। कहा गया था कि चलो ठीक है, प्रोविंस से खत्म कर दिया डायरकी वाला व्यवस्था, अब डायरकी वाला व्यवस्था सेंटर में लगेगा, बट सेंटर में लगा कभी नहीं। समझ गए? तो सेकंड फीचर हो गया जी, सेकंड फीचर ये भी उसी रिलेटेड है। अब थर्ड फीचर पढ़ेंगे हम लोग, थर्ड फीचर समझने का प्रयास करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म इन सेंटर एंड प्रोविंसेस। यानी कि सेंटर और स्टेट्स में क्या बायकैमरलिज्म होगा, दो हाउस होगा। तो सेंटर में होगा फेडरल असेंबली, करेक्ट। कितने साल के लिए तक होगा? ये 5 इयर्स तक के लिए होगा जी। यानी कि अभी कहा जाए, अभी के टर्म में कहा जाए तो लोकसभा, बट जो फीचर्स है ठीक अभी के हिसाब से ठीक उल्टा है जी। 5 साल, चलो ठीक है, 5 साल तो अभी का भी फीचर है लोकसभा का। तो फेडरल असेंबली बनेगा, डेट इज अ लोअर हाउस होगा फेडरल असेंबली 5 इयर्स का। बट जो चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अभी क्या है? अभी लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है जी। समझ गए? अब देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकेंड जो हाउस होगा वो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको अभी के टर्म में राज्यसभा भी कहा जाता है। और इसमें कहा गया था कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होगा, बट रियलिटी में अभी क्या है जी? अभी राज्यसभा में इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। समझ गए? बट उस समय कहा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोग चुन के जाएंगे। तो डायरेक्ट इलेक्शन। और 1/3 मेंबर्स हर एक 3-3 साल में रिटायर होंगे। 1/3 मेंबर्स हर एक 3-3 साल में रिटायर होंगे। तो ये भी प्रोविजन था। ये तो हो गया सेंटर के लिए, समझ गए। और बट इंपॉर्टेंट, जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गया, जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो गया, लाइक डिफेंस हो गया, हाँ वही एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, या मिलिट्री हो गया। समझ गए? हाँ, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सब रहेगा वॉइस रॉय के अंदर ही। ये सब क्या रहेगा? वॉइस रॉय के अंदर ही रहेगा। यानी कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया, मिलिट्री अफेयर्स हो गया, सब किसके अंदर रहेंगे? वॉइस रॉय के अंदर रहेंगे। यस, वी हैव सीन सेंटर। अब देखेंगे स्टेट का क्या हाल है। स्टेट यानी कि प्रोविंसेस, स्टेट का मतलब प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश कितने प्रोविंस थे उस समय? 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे जी, 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे। आउट ऑफ 11 6 में बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, दो हाउस इंट्रोड्यूस किया गया। समझ गए? दो हाउस इंट्रोड्यूस किया गया। और ये 6 क्या है? तो बहुत इजी है याद करना, यूपी और बिहार को याद कर लीजिए एक साथ, करेक्ट। असम को याद कर लीजिए, और यहाँ से तीनों ब्रिटिश का प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ये 6 प्रेसिडेंसी में, ये 6 प्रोविंसेस ऑफ आउट ऑफ 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये 6 प्रोविंस में बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। दो हाउस इंट्रोड्यूस किया गया। एक हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस लेजिस्लेटिव, हाँ, काउंसिल, एंड सेकेंड हाउस इज लेजिस्लेटिव असेंबली।
ये जाहिर सी बात है लोअर हाउस होगा, इसको विधानसभा कहते हैं, और ये क्या है, विधान परिषद है, ये अपर हाउस होगा, ये अपर हाउस होगा। समझ गए? तो बायकैमलिज्म का कॉन्सेप्ट सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों जगह ही क्रिएट किया गया है। बट उस समय ब्रिटिश के पास कितने प्रोविंस थे? 11 प्रोविंस थे, और 11 प्रोविंस में 6 प्रोविंस में बायकैमलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन को देखते हुए दो हाउस को क्रिएट किया गया। समझ गए? तो ये हो गया आपका बायकैमलिज्म इन प्रोविंसेस। अब देखेंगे डिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट्स। डिविजन्स ऑफ सब्जेक्ट्स तो फेडरलिस्ट होगा जी, फेडरलिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, फिर उसके बाद कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या हुआ? सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकता है इस लिस्ट में, इस मैटर के अंदर। इस लिस्ट के अंदर जो भी मैटर आएगा उसको लोग सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकता है। एंड प्रोविंशियल लिस्ट, एंड प्रोविंशियल लिस्ट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जो रेसिडेंटिव पावर, रेसिडेंटिव पावर किसको दिया गया? रेसिडेंटिव पावर वाइसरॉय को दिया गया। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो ये जो रेसिडेंटिव पावर है ये पार्लियामेंट को दिया गया है। समझे? पार्लियामेंट को। रेसिडेंटिव पावर का मतलब क्या है? यदि मान लीजिए कोई मैटर फेडरल लिस्ट में फॉल नहीं होता, कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल नहीं होता, प्रोविंशियल लिस्ट में फॉल नहीं होता है, तो उसको कहते हैं रेसिडेंटिव पावर। और उस समय किसको दिया गया था? वाइसरॉय को दिया गया था। बट अभी प्रेजेंट इंडिया में, यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, रेसिडेंटिव पावर किसको दिया गया है? पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। समझ गए? तो ये हो गया डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फ्रेंचाइजी, यानी किसको किसको वोट देने का अधिकार है। ओनली 10% ऑफ 10 to 12% ऑफ पॉपुलेशन। और लोथियन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल इसके लिए लोथियन रिपोर्ट बना था जी, तब की बात है 1932 की बात। ठीक है, उस समय मैंने 1932 और 33 लिखा है, बट एक्चुअल में 1932 में ये रिपोर्ट तैयार हुआ था। तो लोथियन रिपोर्ट को बनाया इसलिए गया था ताकि देख सके कि इंडिया में किस तरह इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए, किस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, कितने लोग को एलिजिबल किया जाए वोटिंग के लिए। समझ गए? तो 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है? एलिजिबल है। और इसका क्राइटेरिया क्या था जी? क्राइटेरिया था PET। पी मतलब स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स। यानी कि PET के बेसिस पे पॉपुलेशंस को राइट टू वोट का अधिकार मिलेगा। और देखा जाए तो टोटल 100 पीपल में केवल 10 to 12 पीपल को ही राइट टू वोट का अधिकार था। और उस समय का यदि पॉपुलेशन का बात किया जाए तो उस समय मतलब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ है वो, क्योंकि पाकिस्तान तो बाद में बना है। तो उस समय का बात किया जाए तो लगभग 35 मिलियन पीपल थे। 35 मिलियन पीपल का मतलब कितना हो गया? लगभग 3.5 करोड़। समझ गए? तो ये फ्रेंचाइजी है। अब यहां समझेंगे हम लोग कि बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बाद में जाके UPSC बना, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड प्रोविंस एंड स्टेट पब्लिक प्रोविंस पब्लिक सर्विस कमीशन, समझ गए? ये भी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही आया था। उसके बाद देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए टू रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट, करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1935 में ही। समझ गए? हाँ, 1935 में। बर्मा टू बी सेपरेटेड, बर्मा को सेपरेट किया गया, बर्मा टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया।
यानी कि बर्मा को सेपरेट किया जाए भारत से। और कब हुआ है ये? 1937 में हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये कब बन के तैयार हुआ? 1937 में। और यही फेडरल कोर्ट बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट बनेगा भारत का आफ्टर इंडिपेंडेंस। समझ गए? हाँ, इसमें कुछ कुछ और पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। सिंध सेपरेटेड फ्रॉम, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड ओडिशा फ्रॉम बिहार, ये दोनों ही 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। समझ गए? तो दीज आर द फीचर्स। और इसमें 371 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स था। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 371 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स था। और ये वन ऑफ द बल्किएस्ट एवर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया। समझ गए? चलिए, ये सब प्रोविजंस हो गया ब्रिटिश का। अब यहाँ पे समझेंगे कि रिएक्शन, इसको लेके क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि ब्रिटिश तो खूब खुश था जी उस समय, हमने तो बहुत बड़ा काम किया है, इतना बड़ा बल्कि डॉक्यूमेंट दे दिया। रिएक्शन ऑफ इंडियंस, रिएक्शन ऑफ इंडियंस, सबसे फर्स्ट देखेंगे मुस्लिम लीग, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना खुश था, हैप्पी फॉर, हाँ। अच्छा, जैसे देखा जाए इसमें मैं कुछ एक प्रोविजन और ऐड करना चाहूँगा, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस क्लास ऑल्सो। डिप्रेस क्लास को भी यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिया, डिप्रेस क्लासेस ऑल्सो। मुस्लिम को तो पहले ही दिया गया था जी, मुस्लिम को दिया गया, सिख को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, समझे, यूरोपियंस को दिया गया। इनफैक्ट इसमें डिप्रेस क्लास प्लस लेबर को भी, महिलाओं को भी देने का बात था इसमें, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स बढ़ा दिया, डिप्रेस क्लास को भी दिया है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना, दैट इज अ मुस्लिम लीग, हैप्पी थे फ्रॉम सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का बात था, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का 14 पॉइंट उससे मैच कर जाएगा, तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना खुश ही रहेगा। बट से पूरी तरीके से ये खोखला है। समझ गए? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक न्यू चार्टर है स्लेवरी का। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस है उसके ऊपर फुल कंट्रोल है किसका? गवर्नर जनरल का, वाइसरॉय का। और इन्होंने ये भी कहा कि ये मशीन है जिसमें पूरी तरीके से ब्रेक्स है और कोई इंजन ही नहीं है। ए मशीन विथ ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन। कहने का ब्रेक्स का मतलब क्या है कि फुल कंट्रोल, फुल रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, बट नो इंजन का मतलब क्या है कि कोई भी भारतीय को इसमें फ्रीडम ही नहीं दिया गया है रूल करने के लिए। हाँ, बट तेज बहादुर सप्रू फ्रॉम लिबरल पार्टी एंड हिंदू महासभा, उन्होंने क्या किया? वेलकम्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तेज बहादुर सप्रू और हिंदू महासभा ने क्या किया? वेलकम्ड किया है। समझ गए? नेक्स्ट, अब देखते हैं लाहौर सेशन, बिल्कुल सॉरी, आई एम सॉरी, लखनऊ सेशन। तो लखनऊ सेशन कब हुआ? 1936 को हुआ था अप्रैल में। और इसी सेशन में ऑल इंडिया किसान सभा बना, ऑल इंडिया किसान सभा बना। और मैंने पहले भी कवर किया है इस चीज के बारे में, अंडर स्वामी सजानंद सरस्वती। तो स्वामी सजानंद सरस्वती के अंदर 1929 में बिहार में भी प्रोविंशियल किसान सभा बना था, प्रोविंशियल किसान सभा बना। इनका फेमस पब्लिकेशन छपता था पटना से, डेट इज हुंकार एक इनका पब्लिकेशन, बहुत ही फेमस पब्लिकेशन था। और इनका बहुत ही फेमस एक ऐसे था, डेट इज किसान क्या करे। समझ गए? तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। और इस सेशन में प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। कब हुआ था ये? अप्रैल 1936 में हुआ था जी। और नेहरू जी ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोशलिस्ट
एलिमेंट्स को प्रमोट किया, सोशलिस्ट एलिमेंट्स को प्रमोट किया है। और रिजल्ट क्या हुआ इसका? रिजल्ट हुआ कि ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ इसी सेशन में। समझ गए? तो अब देखते हैं हम लोग पेजपुर सेशन। पेजपुर सेशन, पेजपुर सेशन कब हुआ? दिसंबर 1936 को। और पेजपुर कहाँ पे है? पेजपुर है आपके जलगांव, यानी कि महाराष्ट्र के पास में ही है। तो इसमें देखेंगे, इसमें भी प्रेसिडेंट जो रहेंगे, इसमें भी प्रेसिडेंट रहेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट रहेंगे इसके भी। समझ गए? और हाँ, इसी सेशन में बात होगा कि क्या किया जाए, अब किस तरह मास को फिर से इकट्ठा किया जाए, क्योंकि सीडीएम तो पूरी तरीके से ड्रॉप हो चुका है। जब सीडीएम ड्रॉप हो चुका है तो इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किस तरह मास को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ये लोग, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को मन तो नहीं था कि हम प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन होने जा रहा है अंडर ब्रिटिश। इन लोगों को मन नहीं है, बट फिर भी कहेंगे कि कोई ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इलेक्शन को लड़ते हैं। तो डिक्लेयर, इस सेशन में ही डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर टू कॉन्टेस्ट 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन। समझ गए? और ये इन सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में भी पीजेंट्स का, स्पेशली ऑल इंडिया किसान सभा का इश्यूज को उठाया गया। क्योंकि ये सेशन जनवरी फरवरी में भी 1937 जनवरी फरवरी में भी इसमें वैल्यू एडिशन हुआ, इसलिए इस सेशन को 1937 का सेशन भी कहा जाता है। एक्चुअल में कब हुआ था? ये दिसंबर 1936 को हुआ था, बट चूंकि सेशन में बाद में भी कुछ इसमें एडिशन हुआ, इसलिए आईएनसी का 1937 का भी सेशन कहा जाता है। समझिए, बहुत सारे बुक में लिखा गया है। तो अब समझेंगे हम लोग, डिक्लेयर टू कॉन्टेस्ट 1937 इलेक्शन प्रोबे, यानी कि अब ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नेहरू जी को मन नहीं था, बट कोई विकल्प नहीं होने की वजह से इलेक्शन लड़ेंगे। अब यहाँ इलेक्शन होगा जी, प्रोविंशियल इलेक्शन। प्रोविंशियल इलेक्शन होगा इंडिया का कब? जनवरी फरवरी 1937 में। और इसका रिजल्ट होगा, रिजल्ट बहुत ही अनोखा होगा। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन 700 आउट ऑफ 1500 सीट्स। मैग्निफिसेंट, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है किसी भी पार्टी के लिए। समझ गए? एज अ रिजल्ट क्या होगा? 11 प्रोविंसेस, आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, बिहार, यूपी, आसाम, करेक्ट, हाँ, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, बिहार, यूपी, आसाम, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, मद्रास एंड बॉम्बे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट्स में आईएनसी अपना पूरा बहुमत का सरकार बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आईएनसी, ये जो चुनाव हुआ है 1937 में, इस चुनाव की वजह से बहुत ही ज़्यादा सीट जीता है आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आउट ऑफ 11 स्टेट्स में, 11 प्रोविंसेस में 7 प्रोविंस। ठीक है, समझ गए? हाँ, बिहार, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, उड़ीसा, मद्रास और बॉम्बे में क्लियर कट मेजोरिटी मिलेगा। और उसके बाद यदि देखा जाए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड, हाँ बिल्कुल, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, आउट ऑफ 11 स्टेट्स, 6 स्टेट्स में
6 स्टेट्स में क्या होगा, बहुमत का सरकार होगा। बिहार, यूपी, नॉट आसाम, बिहार, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, मद्रास, बॉम्बे, यानी कि 6 स्टेट्स में क्या होगा, मेजोरिटी आएगा। बट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी कोलिशन का सरकार बनेगा, जिसमें कांग्रेस का सहयोग रहेगा, जिसमें कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा, कांग्रेस का सपोर्ट रहेगा। तो यानी कि 8 प्रोविंस में पूरी तरीके से कंट्रोल है किसका, कांग्रेस का। 6 जगह पे तो फुल कंट्रोल है और 2 जगह पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आसाम में कोलिशन का सरकार है। अब बचा क्या क्या, बचा बंगाल। तो बंगाल में लोकल पार्टी, डेट इज अ कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, समझ गए, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी। और सिंध में यूनाइटेड सिंध पार्टी, यूनाइटेड सिंध पार्टी। हिसाब से कितना हो गया जी, 8, 9, 10, 11। तो 11 प्रोविंस का रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नॉट परफॉर्म्ड वेल इन 1937 इलेक्शन। तो 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, और यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक डिवीजन क्रिएट हो जाएगा, जी। और मुस्लिम लीग क्या करेगा, मुस्लिम लीग 1938 में एक पीरपुर कमेटी का गठन करेगा, ताकि कमेटी इंक्वायरी कर सके कि कांग्रेस ने मुस्लिम के ऊपर एट्रोसिटी किया है, यानी कि कांग्रेस ने मुस्लिम के ऊपर क्या किया है, एट्रोसिटी किया है। उससे संबंधित एक पीरपुर कमेटी बनाया जाए। कहा जाता है कि ये कमेटी जानबूझ के मुस्लिम लीग ने बनाया था, ताकि वो मैसेज दे सके कि कांग्रेस मुसलमान लोग के साथ नहीं है। समझ गए। तो ये आपका रिजल्ट हुआ। उसके बाद देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन ये हुआ था 1938 में। हरिपुरा सेशन कहाँ पे, गुजरात में, जी। समझे। और कब की बात है ये, फरवरी 1938। इस सेशन में प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, और इसमें रेजुलेशन पास किया गया, फिर से रेजुलेशन पास किया गया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का फिर से रेजुलेशन पास किया, क्योंकि एक बार लाहौर सेशन में तो पास किया ही गया है 1929 का। और बिल्कुल इसमें प्लानिंग कमेटी भी फॉर्म हुआ है, जी। नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म्ड हुआ अंडर नेहरू जी के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी का ही फॉर्म हुआ। और ये कमेटी इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत आज़ाद होने के बाद भी ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट यही कमेटी बाद में जाके बनी है, दैट इज प्लानिंग कमीशन। और वही प्लानिंग कमीशन 2015 में नीति आयोग बना। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। तो ये हुआ हरिपुरा सेशन में। कब की बात है, फरवरी 1938। उसके बाद देखेंगे त्रिपुरी सेशन। ये हुआ था मार्च 1939 को। त्रिपुरी सेशन कहाँ पे, एमपी में, जी। और इससे पहले जो बात की है हम लोग, हरिपुरा सेशन कहाँ पे, गुजरात में। तो एमपी वही जबलपुर के पास में। इस समय भी जब प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो 1 बाई फिर से सुभाष चंद्र बोस जी जाएंगे अगेंस्ट द कैंडिडेट ऑफ गांधी जी। गांधी जी के यहाँ पे फेवरेट कैंडिडेट थे, डेट इज पताभी सीतारामैया।
तो सीतारामैया इस इलेक्शन को हार जाते हैं। गांधी जी के जो फेवरेट कैंडिडेट थे वो इलेक्शन हार गए, और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो गया था जी। तो इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने, जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, रिजाइन दे दिया, रिजाइन दे दिया। और उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और 1939 में, चूंकि ये पिता भी सीतारामैया हार चुके हैं, इसलिए 1939 में फिर चुनाव होगा, और राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनेंगे त्रिपुरी सेशन का। यानी कि इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद बन जाएंगे। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उसके बाद उन्होंने बाहर से काम करना शुरू कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए यहाँ पे 3 सितंबर 1939, सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक हो गया जी, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। और ब्रिटिश ने क्या किया जी, ब्रिटिश ने बिना इंडियन से पूछे हुए कहा कि यस, इंडिया ब्रिटिश को सपोर्ट करता है, इंडिया ब्रिटिश को सपोर्ट करता है सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो ये कांग्रेस को पसंद नहीं आया, आईएनसी कांग्रेस मिनिस्ट्री को पसंद नहीं आया जी। बोला कि गलत बात है, बिना पूछे हुए कैसे इंडिया पार्टिसिपेट करेगा सेकेंड वर्ल्ड वार में, हम लोग से पूछना चाहिए, इंडियन से पूछना चाहिए। जहाँ तक सवाल है आईएनसी कांग्रेस मिनिस्ट्री का, तो देखिए ये जुलाई 1937 से अपना कार्यकाल संभाला है, और टिल नवंबर दिसंबर 1939 तक रहा है। ठीक है, लगभग 28 मंथ कह सकते हैं, लगभग 2 साल तक अपना काम किया है। और कांग्रेस मिनिस्ट्री ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। जैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क, खादी को प्रमोट करना, जैसे एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट एक्ट 1938 लाना, जिसमें ट्रेड यूनियन को बनाने का बात था, ट्रेड यूनियन को बना सकते हैं, वर्कर्स का प्रोटेक्शन, सभी चीज़ इस प्रोविजन के अंदर था। इनफैक्ट जो ग्रेजिंग टैक्स लगता था जी, ग्रेजिंग टैक्स लगता था, उस ग्रेजिंग टैक्स को भी ख़त्म किया कांग्रेस मिनिस्ट्री ने। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर, पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज हो, उसके लिए भी कांग्रेस मिनिस्ट्री ने काम किया है। सैलरी, खुद का सैलरी, मिनिस्टर का सैलरी को भी रिड्यूस किया है इस कार्यकाल में 28 मंथ में। तो 28 मंथ में बहुत ही सुंदर काम किया है कांग्रेस ने। बट जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा और उस समय ब्रिटिश बिना इंडियंस को पूछे हुए इंडिया को पूरी तरीके से धकेल देगा सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो इस बात से खफा होके आईएनसी कांग्रेस मिनिस्ट्री, कांग्रेस बोलेगा कि आई विल रिजाइन, हम रिजाइन कर देंगे यदि इफ 2 कंडीशन आर नॉट मेट, यदि 2 कंडीशन नहीं मिला, अभी हमें 2 शर्त यदि हमारा पूरा नहीं हुआ तो हम पूरी तरीके से रेजिग्नेशन दे देंगे। इफ 2 कंडीशन नॉट मेट, वो 2 कंडीशन क्या था, वो 2 कंडीशन ये था, नंबर 1 रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनना चाहिए सेंटर में इमीडिएटली, और आफ्टर वार यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आफ्टर वार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए भारत के लिए, जो डिसाइड करे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। बट उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि वाइस रॉय थे लिलिंथ गो ने रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जी कि हम तुम्हारे बात को नहीं मानते हैं। तो लिलिंथ गो ने रिफ्यूज कर दिया, तो इसलिए अब क्या होगा, रेजिग्नेशन होगा जी, कांग्रेस का रेजिग्नेशन होगा। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रेजिग्नेशन देना शुरू कर दिया, और अक्टूबर नवंबर तक फुल रेजिग्नेशन, जितने भी मिनिस्ट्री फॉर्म था उसका पूरा रेजिग्नेशन हो गया। इनफैक्ट बिहार से भी रेजिग्नेशन हुआ था। ये कहते हुआ था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करिए, बट पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कांग्रेस, बिहार के जो कांग्रेस मिनिस्ट्री, जिसमें स्वयं उस समय जो सीएम थे श्री कृष्ण सिन्हा,
जो कि बाद में भी बिहार के सीएम बने, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। समझ गए? हाँ, जब रिजाइन हुआ इसलिए 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डेलिवरेंस के रूप में सेलिब्रेट किया है। यानी कि मुस्लिम लीग बहुत ही खुश था जिस दिन पूरी तरीके से कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया, इसलिए 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में मनाया गया। यस, आई हैव कंप्लीटेड द सेशन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बाय विच एक्ट डिड बिहार बिकम अ सेपरेट प्रोविंस? कब हुआ था ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बी फॉर बॉल। सेकेंड क्वेश्चन, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? क्या होगा आंसर इसका? 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट प्रीमियर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1937? करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन 1937 रिजाइंड इन फरवरी 1938 फॉर व्हाट रीजन? रीजन क्या था? फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। रिवर कैट। Next question, which reference to the Government of India Act 1935 consider the following statements? It provided for the establishment of all India federations based on the Union of British Indian provinces and princely state. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो कि मैंने बताया इस क्लास में, वो बिल्कुल ये फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर नहीं था, ये वॉइस रॉय को दिया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली वन, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? करेक्ट आंसर क्या होगा? लखनऊ सेशन। कब हुआ था? अप्रैल में, अप्रैल 1936 में। और प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। Next question, Jawaharlal Nehru described which act as a new charter of slavery? Correct answer क्या होगा? Government of India Act 1935. Next question, who described the Government of India Act 1935 as a charter of slavery? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहानी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने बोला था ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? That is 1935 by same person, Swami Sajanand Saraswati. Next question, the All India Kisan Sabha was formed during which session of Indian National Congress? तो All India Kisan Sabha कब बना था? लखनऊ 1936 के सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरिपुरा सेशन जो गुजरात में हुआ था जी, ठीक है, तो इसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1939, ठीक है, जबलपुर वही एमपी में हुआ था। इस एसोसिएटेड विथ विच इंपॉर्टेंट इवेंट? दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप। बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फैजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कब हुआ था ये? 1936 में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1936। बट इसको 1937 का सेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनवरी फरवरी में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है। इस सेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आए, जो भी आउटकम्स आए, उसका जो वैल्यू एडिशन जनवरी में भी हुआ है, इसलिए कई बार ये आईएनसी का 1937 का भी सेशन कहा जाता है। बट ये कब हुआ था? 1936 में हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द फैजपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो फैजपुर सेशन में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट। और कब हुआ था ये? दिसंबर को हुआ था, दिसंबर 1936 को हुआ था। समझ गए? यस, आई हैव कंप्लीटेड द क्लास। लेक्चर कैसा लगा आपको? कुछ फीडबैक हो तो फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।